इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 की फिल्म फाफा के बारे में, जो 1952 की फ्रेंच फिल्म का रीमेक है। और ये कहानी है फाफा नाम के एक आदमी की, जिसे धोखा देकर किसी राजा की सेना में डाल दिया गया। राजा महाराजाओं के दौर में दिन पे दिन जंग का रूप बदलता जा रहा था। सेना के साथ साथ हथियार भी बदलते जा रहे थे और हर रोज लोगों की मौत हो रही थी। ऐसी ही एक सेना थी राजा लुई की, जिसे ये तक नहीं पता था कि उसकी सेना कौन सी है। वो ना तो दुश्मन सिपाहियों को पहचान पा रहा था और ना ही उन देशों की सेना पहचान पा रहा था जो फ्रांस के दोस्त है। जो जंग चल रही थी वो लुई के पूर्वजों के वक्त से चलती आ रही है और वो जानना चाहता था कि ये जंग लड़ी क्यों जा रही है। पर जिस आदमी को इस जंग की शुरुआत के बारे में पता था, वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि सब कुछ भूलने लगा था। किसी तरह उसे याद आया कि उनके दुश्मन देश कौन से हैं और लुई को थोड़ी बहुत बातें समझ आने लगी। पर बातें करते हुए ही वो बूढ़ा आदमी सो गया। लुई को पता चला कि उसकी सेना दुश्मन सेना से छोटी है, इसलिए उसने पैसे देकर अपने लोगों से कहा कि उन्हें किसी भी तरह 40 सिपाही लाने होंगे। मगर 40 लोगों को ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। गांव वालों से ये कहा गया कि उन्हें सेना में भर्ती होने के बदले बहुत सारा खाना और पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों को धोखे से सेना में भर्ती किया गया और उसी गांव में फाफा नाम का लड़का रहता है, जो गांव की लड़कियों और औरतों को बहलाने के लिए मशहूर है। बहुत सारे मर्द उसे मारना चाहते थे, पर कोई भी फाफा को पकड़ नहीं पाता। फाफा से कोई भी लड़ाई में जीत नहीं पाता। और एक दिन ऐसी ही लड़ाई से बचकर जब वो नदी में कूदा तो फ्रेंच सिपाहियों ने उसे बंदी बनाकर गांव वालों को सौंप दिया। उसने कई लड़कियों से शादी का वादा किया था, इसलिए जबरदस्ती उसकी शादी करवाई जा रही थी। और दूल्हा बनाकर जब उसे बाहर ले जाया गया तो राजा लुई के लोगों को लगा कि बारात में आए लोग सिपाही बनना चाहते हैं, पर किसी ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। फाफा को उस चर्च में ले जाया गया जहाँ का पादरी दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता है। दूसरी ओर जंग लड़ने के लिए कुछ कमजोर बूढ़े लोगों को लाया गया, जिन्हें देखकर सब डरने लगे। पादरी को शराब का लालच देकर जबरदस्ती शादी करवाई जाने लगी, पर फाफा फिर से शादी से इनकार करके वहाँ से भाग निकला। उसे वहाँ मौजूद सिपाही भी रोक नहीं पाए और वो कन्फेशन बॉक्स में जाकर छुप गया। उस बॉक्स में फाफा के पास एक खूबसूरत लड़की आई, जिसका नाम एडेलीन था। एडेलीन ने बताया कि उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं और एक तरह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे बेचा जा रहा है। एडेलीन ने कहा कि वो हाथ की रेखाएं पढ़कर भविष्य बता सकती है और उसने फाफा को बताया कि आगे जाकर उसे एक बहादुर सिपाही बनना होगा, जिसके बाद उसे जल्द ही देश की राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। एडेलीन फाफा का ठिकाना बताकर वहाँ से बाहर निकली और फाफा को फिर से उन लोगों से बच निकलने की कोशिश करनी पड़ी। बचते बचाते वो फ्रेंच सिपाहियों के पास पहुंचा और उसने सेना में भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाया। इस तरह वो गांव वालों से बच गया और राजकुमारी से शादी के सपने लेकर जंग के लिए तैयार हो गया। पर ये कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि वो सेना से मिले पैसे लेकर उन गांव वालों में बांटने लगा और फिर से भागने की कोशिश करने लगा। जब उसे सेना के साथ ले जाया गया तो गाड़ी में एडेलीन भी थी। जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे, वहाँ एक अनजान आदमी ने कुछ लुटेरों से कहा कि उन्हें फ्रांस की राजकुमारी को लूटना होगा और औरतों के चीखने की आवाज सुनकर फाफा उन्हें बचाने चला गया। उसने सारे लुटेरों से लड़ना शुरू किया और एडेलीन सिपाहियों को गालियां देने लगी, क्योंकि उनमें से कोई भी मदद करने नहीं गया। फाफा के आगे कोई भी लुटेरा टिक नहीं पाया और एक एक करके उसने सबको मार गिराया। उन लुटेरों का सरदार भी लड़ाई का हिस्सा बना, पर कुछ देर तक लड़ने के बाद फाफा ने उसे भी हरा दिया। एडेलीन असल में उस सेना का हिस्सा थी और उसने फाफा को उस आदमी से बचाया जिसने लुटेरों को भेजा था। सिर्फ फाफा ने उस आदमी का चेहरा देखा, पर वो वहां से भाग निकला। एडेलीन की तरह फ्रेंच राजकुमारी की दोस्त ने भी उस सेना को कायर कह दिया। फाफा ने बताया कि वो जल्द ही राजकुमारी से शादी करने वाला है, पर उसकी बात पर ध्यान ना देकर वो लोग सफर में आगे बढ़े। बहादुरी के लिए फाफा को एक तोहफा दिया गया और वो एडेलीन से कहने लगा कि जो कुछ उसने कहा था वो सच साबित हो रहा है। एडेलीन ने उसे समझाया कि जो कुछ उसने बताया था वो सब कुछ झूठ था और फाफा जैसे जवान लोगों को झूठ कहकर ही सेना में भर्ती करवाना उसका काम है। फाफा ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और राजकुमारी से शादी करने के सपने देखने लगा। उसने एडेलीन को वो अंगूठी दी जो उसे लुटेरों को पैसे देने वाले अनजान आदमी से मिली और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। फ्रेंच सेना का कर्नल सिर्फ बैंड वालों को गाना सिखाने का काम कर रहा था और उसे कोई और काम आता ही नहीं था। दूसरी ओर राजा लुई भी जंग की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं था और वो इस जंग का नाम सोचने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों को शक था कि उनकी सेना में एक गद्दार है और वो गद्दार कोर्सिनी था, जिस पर लुई सबसे ज्यादा भरोसा करता है।
कर्नल ने अपने सामने मौजूद सिपाहियों को तैयार करना शुरू किया, पर फाफा कर्नल का ही मजाक उड़ाने लगा। वो सेना की यूनिफॉर्म का भी मजाक उड़ाने लगा, पर कर्नल को वो पसंद आ गया। कर्नल खुद भी एक अजीब सा इंसान था, इसीलिए उसे सामने खड़े लोग मजेदार लग रहे थे, पर उन लोगों को ट्रेन करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। कई दिनों तक ट्रेनिंग चलती रही और लास्कर नाम का सिपाही सख्ती दिखाता रहा। फाफा उस सख्ती से परेशान हो गया और ये कहकर वहाँ से जाने लगा कि उसे लास्कर की आवाज और उसके कान पसंद नहीं आए, इसलिए वो वहाँ से जा रहा है। ये सुनकर लास्कर ने अपना आपा खो दिया और उसे स्लेस नाम के आदमी के पास सजा के तौर पर भेज दिया। पर फाफा के लिए ये सजा भी आराम की तरह था, क्योंकि जिस काल कोठरी में उसे रखा गया था वहाँ बच्चे भी थे और शाम को एडलीन भी वही आ गई थी। उस रात जब एडलीन ने फाफा को सोते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगी है। एडलीन भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और लास्कर उससे शादी करना चाहता था। वो उसे पाना चाहता था, पर उसकी हर कोशिश के बीच फाफा आने लगा और उसका मजाक उड़ाकर वो एडलीन को हंसाने लगा। वो खुद भी एडलीन की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि जो भी उससे शादी करेगा वो खुश रहेगा। लास्कर फाफा से नफरत करने लगा था, पर एडलीन उसे पहले से ज्यादा पसंद करने लगी। फाफा लास्कर से छुपने लगा, पर उसे मारने के इरादे से लास्कर ने हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर दिया। एडलीन और स्लेस फाफा की मदद करने लगे और कर्नल ने भी लास्कर से कहा कि वो फाफा को मार नहीं सकता, क्योंकि कर्नल उसे पसंद करता है। लास्कर और फाफा के बीच लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई के जरिए फाफा लास्कर को पहले से ज्यादा परेशान करने लगा। ये लड़ाई देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, पर एडलीन को फाफा की फिक्र होने लगी। लास्कर और फाफा एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करने लगे, मगर अंत में जीत फाफा की हुई और छत से गिरने की वजह से कुछ देर के लिए लास्कर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। कुछ देर बाद लुई ने पूरी सेना को बुलावा भेजा और वहाँ मौजूद हर इंसान को लुई के पास जाना पड़ा। वो सब लुई के महल की ओर गए, जहाँ राजकुमारी को भी बुलाया गया था। महल के बाहर फाफा अब भी राजकुमारी से शादी के सपने देख रहा था और एडलीन उसकी ये बात सुनकर तंग आ चुकी थी। लुई अब भी गद्दार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे हर बार किसी गलत इंसान पर शक हो रहा था। वो अपने मार्शल के साथ जंग की तैयारी कर रहा था, पर उसे अपने मार्शल की एक भी बात समझ नहीं आई। देर रात फाफा ने स्लेस को नींद से जगाया और अपने साथ कहीं ले जाने लगा। दूसरी ओर कोर्सिनी मार्शल के पूरे प्लान की जानकारी लेकर महल से बाहर निकला। फाफा ने उसे बाहर जाते हुए तो देखा, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। वो स्लेस के साथ महल के अंदर घुसा और सिपाहियों की नजरों से बचकर राजकुमारी हेनरिएट के कमरे की ओर दौड़ने लगा। एक छोटी सी गलती की वजह से सिपाहियों ने स्लेस को देख लिया, पर इस बात से अनजान फाफा हेनरिएट के कमरे में घुस गया। वो उससे बात करना चाहता था, पर वो फाफा को देखकर डर गई और पोलिश भाषा में चिल्लाने लगी। फाफा को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई और वो उसे समझाने लगा कि वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता है, पर हेनरिएट की आवाज सुनकर उसने शादी के सपने छोड़ दिए। तभी वहाँ हेनरिएट की दोस्त आ गई और उसके साथ वहाँ सिपाही भी आ गए। स्लेस और फाफा दोनों पकड़े गए और तब फाफा ने लुई को सब कुछ बताया। वो उससे ऐसे बात करने लगा जैसे कि वो उसका दोस्त है और कहने लगा कि वो लुई की बेटी से शादी करना चाहता था, पर अब वो ऐसा नहीं करेगा। लुई ये सोचने लगा कि फाफा ही असली गद्दार है, इसलिए उसने उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी और सजा की इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी लास्कर को हुई। ये खबर सुनकर एडलीन फाफा से मिलने आई और तब उसने बताया कि वो उससे प्यार करने लगी है। फाफा को भी पहली बार सच्चा प्यार हुआ था और वो दोनों प्यार का इजहार करके एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। फाफा पहली बार किसी के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था, पर अब उसके पास वक्त ही नहीं बचा था। एडलीन ने फैसला कर लिया कि वो फाफा को बचाकर रहेगी, इसलिए वो जल्द से जल्द लुई से बात करने वहाँ से निकली। इस बीच लुई के सेनापति ने फाफा की मदद की और जल्द से जल्द फाफा स्लेस को लेकर वहाँ से भाग निकला। एडलीन के साथ महल में कोर्सिनी भी घुस गया और जिस वक्त वो अपना प्लान पूरा कर रहा था, उस वक्त एडलीन और हेनरिएट की दोस्त उसी के पास मदद मांगने आई। एडलीन ने कोर्सिनी को सच बताया और मदद करने के बदले कोर्सिनी उससे वो अंगूठी मांगने लगा जो फाफा ने उसे दी थी। एडलीन को कोर्सिनी की सच्चाई पता चल गई और ठीक उस वक्त फाफा वहाँ आ पहुँचा। लुई भी वहाँ आ गया और उसे भी पता चल गया कि कोर्सिनी असली गद्दार है, क्योंकि उसे कोर्सिनी के कमरे में सोना मिला। कोर्सिनी असल में लुई के दुश्मन का भाई था, इसलिए गद्दारी कर रहा था और वो एडलीन को बंदी बनाकर वहाँ से भाग निकला।
एक तरफ जहां फाफा उसका पीछा कर रहा था तो दूसरी तरफ लास्कर फाफा को फांसी देने की तैयारी कर रहा था। कॉर्सिनी उस इलाके से दूर एडेलीन को जंगल के बीचों बीच ले गया और एक खुफिया रास्ते से उसे दुश्मन सेना के पास ले जाने लगा। कॉर्सिनी एडेलीन से शादी की बात करने लगा, पर एडेलीन ने फैसला कर लिया कि अगर वो फाफा से शादी नहीं कर पाई तो वो अपनी जान दे देगी। तभी वहां ऑस्ट्रिया का राजा आया जिसके लिए कॉर्सिनी काम करता है। वो सब फ्रांस को खत्म करने की बातें करने लगे, पर फाफा ने वहां आकर उन सब के प्लान पर पानी फेर दिया। वो एडेलीन को लेकर वहां से निकलने लगा, पर फिर लास्कर भी अपनी सेना लेकर वहां आ गया। किसी तरह एडेलीन ने उसे समझाया कि असली गद्दार कॉर्सिनी है, फाफा नहीं, पर कॉर्सिनी फिर से बच निकला। दूसरी ओर लुई जंग शुरू करने की तैयारी में लग गया और जंग शुरू करने के सिग्नल का इंतजार करने लगा। कॉर्सिनी से लड़ते हुए फाफा ने एडेलीन को सिग्नल देने के लिए कहा और कॉर्सिनी को हराकर गलती से उन दोनों ने एक सफेद झंडा लहरा दिया, जिसका मतलब ये था कि ऑस्ट्रियन सेना ने हार मान ली है। लुई ये जानकर हैरान हो गया कि बिना किसी जंग के दुश्मन ने हार मान ली और किसी भी सेना के सिपाही को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी। अंत में प्यार की जीत हुई और खुशी खुशी हर कोई जीत का जश्न मनाने लगा। जल्द ही फाफा और एडेलीन की शादी हुई और फाफा को लुई ने अपना सेनापति बना लिया, जिसके बाद फाफा और एडेलीन खुशी खुशी इलाके के बच्चों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।